हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूं एक और नई ऑडियो बुक समरी जिसका नाम है वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं एन एजुकेशनल क्राइसिस से। जी हाँ, फर्स्ट वाले चैप्टर में रॉबर्ट टी कियोसाकी आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं कि फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट स्टफ स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल और यूनिवर्सिटीज में बच्चों और टीनेजर्स का नंबर फास्ट इंक्रीज हो रहा है। हालांकि अभी करिकुलर्स में फाइनेंशियल एजुकेशन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है। तो ये किताब फाइनेंशियल एक्सपीरियंस देगी जिसके बारे में आपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो ऑथर यहाँ पर मानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह गरीब और अनएजुकेटेड लोग नहीं है बल्कि अमीर लोग हैं। आज के एजुकेशनल सिस्टम में लॉन्गेस्ट लेग इन टाइम यानी कि टाइम गैप काफी ज्यादा है। अ लेग इन टाइम किसी भी आइडिया के कंसीविंग और उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटिंग के बीच का डिफरेंस होता है। एक बार आप इस किताब से ये नॉलेज लेंगे तो आगे अपने बच्चों को भी ये नॉलेज पास कर सकते हैं ताकि आप उन्हें बगैर पैसे दिए भी फाइनेंशियल हेड स्टार्ट दे सके। रॉबर्ट की कियोसाकी ने डिसाइड किया कि वो आर्मी की अपनी जॉब को छोड़कर ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जिनके बारे में स्कूल या कॉलेजेस में रूटीनली नहीं पढ़ाया जाता। तो आइए जानते हैं आगे। द फेयरी टेल इज ओवर। कहने का मतलब ये कि पुराने टाइम में लाइफ किसी फेयरी टेल जैसी इजी होती थी, जहां आप कॉलेज जाकर के डिग्री लेते थे और किसी कंपनी में आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाती थी जिससे आप अपने सारे स्टूडेंट लोन्स चुका देते थे। लेकिन बदकिस्मती से अब वो बात नहीं रही। आजकल एक स्टूडेंट की लाइफ किसी रोड ट्रिप जैसी होती है। पहले कॉलेज जाना, ग्रेजुएट होना और स्टूडेंट लोन्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है, जो एक्चुअल में स्टूडेंट को और भी पुअर बना देता है। और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सारी दुनिया के स्टूडेंट्स जॉबलेस घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है और ये साइकिल चलता ही जाता है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो बस अब उसकी लाइफ बिल्कुल सेट है। कॉलेज में एडमिशन मिलना कोई लाइफ जैकेट नहीं है। और जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और लोग लो वेजेस पे काम कर रहे हैं, उससे यही साबित होता है। कई मशहूर कैरेक्टर्स जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो अपनी स्कूली एजुकेशन भी फिनिश नहीं की थी। तो पॉइंट ये है कि आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जो आपको फूड चेन के टॉप तक ले जाए। जैसे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी का माइक नाम का एक दोस्त था जिसके पापा का निकनेम रॉबर्ट के अकॉर्डिंग रिच डैड था। रिच डैड मोस्ट ऑफ द टाइम रॉबर्ट के साथ मोनोपोली खेला करते थे, जो रॉबर्ट के लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन रॉबर्ट के डैड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि उसे खेलने के बजाय अपना होमवर्क करना चाहिए। रॉबर्ट रिच डैड के लिए फ्री में काम किया करता था क्योंकि रिच डैड रॉबर्ट के माइंड से पैसे के लिए काम करने का आइडिया मिटा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट एक कैपिटलिस्ट बने। फ्यूचर में रॉबर्ट ने फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कई सारी कंपनीज खोली जहां बोर्ड गेम्स प्रोड्यूस किए जाते थे जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस इजियर और फन हो। दूसरा था कि मनी के बारे में आर्ग्यूमेंट के बजाय ओपनिंग डिस्कशन करना। मनी प्रॉब्लम हर घर में डिस्कस होनी चाहिए ताकि इस बारे में ज्यादा नॉलेज इंक्रीज हो और ऐसे सोल्यूशन मिल सके जो नॉर्मली किसी के माइंड में नहीं आते। इसी के साथ आगे बात करते हैं प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर द वर्स्ट। जी हां, ऑनेस्ट और रूड होने के बीच में एक फाइन लाइन है। सेम चीज अप्लाई होती है जब आप अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार करें। अपने बच्चे को लाइफ की रियलिटी से बचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें और ना ही ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बने। उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करें। बच्चों के सामने 4 मेन प्रॉब्लम्स आती है जो उन्हें शायद फेस करनी पड़े और उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है बड़े होने की। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि डेक्लाइनिंग इकोनॉमिक के साथ गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस नहीं होंगे कि सबको जरूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और पेंशन वगैरह प्रोवाइड की जा सके। और बढ़ती उम्र अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आती है, जैसे कि मल्टी जनरेशनल हाउसिंग, मतलब कि पेरेंट्स बच्चों के घर रहने चले जाते हैं या फिर बच्चे पेरेंट्स के घर मूव हो जाते हैं। केस जो भी हो, लेकिन इससे हाउस ओनर के खर्चे जरूर बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक डायग्राम है जिसे हम
कैश फ्लो के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम ये कैश फ्लो हमें बताता है कि कोई भी इंसान 4 तरीके से काम कर सकता है। एक एम्प्लॉय बनकर के, यानी किसी की नौकरी करके। दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर, यानी अपनी खुद की दुकान खोलकर। और तीसरा आता है एक बिजनेसमैन बनकर, यानी जहां पर आप और लोगों की मदद से बिजनेस चलाते हो। और चौथा आता है इन्वेस्टर, जहां पर आप अपना पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसे डुएबल करते हैं। तो इन 4 प्रोफेशन में से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड को सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने और उन्हें अच्छी सी सिक्योर जॉब करने के लिए जब आप उन्हें एनकरेज करते हैं, तो इसका यही मतलब है कि आप उन्हें ज्यादा टैक्स पे करने की सलाह भी दे रहे हैं, चाहे फिर बेशक आप इस कॉन्सेप्ट को ना भी समझे। तो इसके पीछे आइडिया यही है कि ऐसा सेक्टर चूज किया जाए जहां आपको कम टैक्स देना पड़े। हालांकि बच्चों को डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वे अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड करें कि उन्हें क्या बनना है। किसी बड़े बिजनेस को ज्वाइन करना या इन्वेस्टर सेक्टर में जाने के लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल या एज नहीं होती। इसके लिए सिर्फ हार्डवर्किंग ट्रस्टवर्दी लोगों का साथ चाहिए। एक पेरेंट का सबसे क्रूशियल रोल होता है अपने बच्चे में लर्निंग की हैबिट को डेवलप करना। अगर आपके बच्चे ने बी और आई सेक्टर ज्वाइन करना सीख लिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा। ऑथर को लगता है कि टैक्सेस गरीबों का पैसा चुराने का एक तरीका है बस, और टैक्स पे करना कोई नेशनल ड्यूटी नहीं होती। और इस चोरी के पीछे की वजह है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। और एक कहावत है कि जो पास्ट याद नहीं रखते अक्सर इसे दोहराते हैं। दोज दैट कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जी हाँ, पास्ट जनरेशन ने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। आज की दुनिया को टैक्स पेयर्स के रूप में जाना जा सकता है, जो डे बाय डे गरीब होते जा रहे हैं और बैंकर्स अमीर होते जा रहे हैं। तो अपने बच्चे को फाइनेंशियल हेड स्टार्ट देने के लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह लीजिए, जहां आप उसे डिफरेंट सोल्यूशन ऑफर करें और उसके साथ मैटर को डिस्कस करें। आगे जानते हैं विंडोज ऑफ लर्निंग के बारे में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें पैसे की इंपॉर्टेंस पता चलती है। आपका बच्चा $1 और $5 के बिल में डिफरेंस समझने लगे तो उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन को आप शुरू कर दीजिए। हम बच्चे की लाइफ का लर्निंग फेज 3 विंडोज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट विंडो है क्वांटम लर्निंग, जो कि पैदा होने से 12 साल तक की एज के बीच है। ये लर्निंग का वो फेज है जहां पर पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनका बच्चा अपने ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा यानी कि म्यूजिक और आर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, ज्यादा यूज करता है, या राइट हिस्सा यानी कि लीनियर बुक्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो टीचिंग के लिए गेम्स को बेस्ट टूल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सेम टाइम में हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों को इंगेज रखता है, जो कि लर्निंग प्रोसेस को इमोशनल और मेंटल दोनों बनाती है। फर्स्ट लर्निंग विंडो की सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा ब्रेन अनयूज्ड पार्ट्स को इरेज कर देता है, और यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लर्निंग डिफिकल्ट होती जाती है। लर्निंग के सेकंड विंडो को रिबेलियस फेज कहा जाता है। ये 12 से 24 साल की उम्र के बीच होता है। इस तरीके की लर्निंग में बच्चे पेरेंट्स की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट बिहेव करते हैं, यानी पेरेंट्स जो बोलते हैं बिल्कुल उसके अपोजिट चलते हैं। बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है। इस पीरियड की सिग्निफिकेंस ये है कि टीनेजर्स इस फेज में अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। थर्ड लर्निंग विंडो 24 से 36 साल के बीच की होती है, और ये वो टाइम है जहां पर एक अडल्ट प्रोफेशनल लर्निंग करता है और उसकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है। इस फेज की सिग्निफिकेंस है कि लाइफ अचानक पैसे के पीछे घूमने लगती है। अगर आपने पहले वाले 2 फेजेस में अच्छे से लर्न किया है तो बेटर चांस है कि आपका थर्ड फेज काफी अच्छा रहेगा। रॉबर्ट एक स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनके रिच डैड उन्हें गेम्स ऑफ मोनोपोली सिखाया करते थे। रिच डैड का मानना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हैं। रिच डैड 2 बड़े एफिशिएंट तरीके से सिखाते थे जिससे कॉम्प्लेक्स स्टफ भी सिंपलर और रिपीटेटिव लगता था। आज रॉबर्ट जो कुछ भी है उसमें इन 2 एलिमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि एसेट्स और लायबिलिटीज 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उन्होंने समझाया कि एसेट्स यानी कि संपत्ति पैसा आपकी जेब में डालती है, और लायबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां पैसा आपकी जेब से निकलवाती है।
और ये समझना रॉबर्ट के लिए एकदम सिंपल था। रॉबर्ट क्लियर करते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से हमेशा गुड ग्रेड्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके बच्चे किस फील्ड में जीनियस है। नेक्स्ट वो कुछ टिप्स देते हैं ताकि आप बी और आई सेक्टर्स में बेस्ट बन सके। पहली बात यह है कि आपको हर फील्ड में बेस्ट लोग रिक्रूट करने होंगे जो आपके बेस्ट एडवाइजर बन सके। सेकेंड चीज है कि आपको अपनी मदर लैंग्वेज की ही मल्टी लैंग्वेज सीखनी होगी, यानी हर प्रोफेशन की लैंग्वेज। फाइनली आपको हर किसी के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना सीखना होगा। जब आप एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, और वो भी सेम सैलरी में। जी हाँ, बिजनेस इंडस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बिजनेस कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एम्प्लॉयज को वही करना पड़ता है जो उनके एम्प्लॉयर उनसे चाहते हैं। उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि काम कैसे करना है। कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयर ही सारे लॉस को अफोर्ड करता है, ना कि एम्प्लॉयज। ए और सी स्टूडेंट्स के बीच में मेजर डिफरेंस यही है कि ए स्टूडेंट फाइनेंशियली सिक्योरिटी देखता है, जबकि सी स्टूडेंट हमेशा ऐसे डिसीजन लेकर के रिस्क लेने को रेडी रहता है जो उसकी फाइनेंशियल लाइफ को लाइन पर ला करके रख देते हैं। ए स्टूडेंट्स बैड पीपल नहीं है, बस वो थोड़ा ऐसे रिस्क लेने से डरते हैं जो उन्हें एकदम अमीर या गरीब बना दे। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको किसी भी सेल्स ट्रेनिंग रूट में खुद को स्टैब्लिश करना होगा। फिर आपको लर्न करना होगा कि कैपिटल के लिए ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी को कैसे यूज किया जाए। इसका एक तरीका है कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। हर बच्चे को हमेशा एक्टिव लर्नर होना चाहिए, फिर चाहे उनका फील्ड कुछ भी हो। इसके पीछे पॉइंट ये है कि वो जो चाहे फील्ड चूज करें, उसमें मनी इनकॉर्पोरेटेड जरूरी है। और यही वजह है कि पेरेंट्स बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतना बेटर होगा। एक और चीज कंसिडर करनी चाहिए कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करें। जो हो गया उसका रिग्रेट ना करें, बल्कि अपने एक्सपीरियंस में भी कुछ अच्छी चीज ढूंढे। और अब आगे जानते हैं व्हाई वैलेडिक्टोरियंस फेल। मतलब ये कि फुटबॉल प्लेयर्स को देखिए, क्या आपको लगता है कि जो प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स लेता है और नॉर्मल से हटकर खेलता है उसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, या उस प्लेयर को जो सेफ सिक्योर मूव्स लेता है उसे किया जाता है? सेम चीज बिजनेस लाइफ में भी अप्लाई होती है। स्टडीज और रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि जो स्टूडेंट अच्छे ग्रेड्स लाते हैं जरूरी नहीं है कि आगे चल करके उन्हें हाई सैलरी जॉब मिलेगी। एक स्टूडेंट रूल्स फॉलो करने में अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। और एक स्टूडेंट ये सोचते हुए बड़ा होता है कि मिस्टेक करना बुरी बात है, और यही चीज उसे एक सिक्योर फेज में रहने को मजबूर कर देती है। और जैसा कि फुटबॉल के एग्जाम्पल से हम बोल सकते हैं कि एक डिफेंडर बनकर के सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अटैकर बनकर के भी सक्सेस ही मिलेगी। एस और ई सेक्शंस की सक्सेस बी या आई सेक्शन की सक्सेस की गारंटी नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आगे जानते हैं व्हाई रिच पीपल गो ब्रोक। मतलब ये कि ये रियल स्टोरी है जो बताती है कि लाइफ में चेंज की इंपॉर्टेंस है। और इसे कैसे समझे, आइए जानते हैं। ओल्ड टाइम्स में ग्रीस काफी स्ट्रांग नेशन हुआ करता था, जिसने बाकी दुनिया को आर्ट, नॉलेज ऑफ अल्फाबेट वगैरह दिया। तो बैंकरप्सी के बाद से ग्रीस अब दुनिया के इकोनॉमिकली वीक देशों में से एक है। अगर ग्रीस प्रेसिडेंट ये बात समझ लेते कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता, तो आज ग्रीस के हालात शायद डिफरेंट होते। तो एक चीज जो वक्त के साथ बदल रही है लेकिन स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, वो है कंटेंट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। स्कूल्स कंटेंट पर फोकस करता है, जैसे कि रीडिंग और राइटिंग, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट यानी पर्सन पर फोकस नहीं करता है। अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करना लाइफ सेविंग हो सकता है। वो टोन चेंज कर दीजिए जिस टोन में तुम खुद से बात करते हो। आई विल नेवर बी रिच के बदले खुद को बोलिए ब्रिंग मोर चैलेंज। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो 3 टाइप की इनकम को समझना बहुत जरूरी है: ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो। ऑर्डिनरी है पे चेक मनी और जिस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। पैसिव है जब आपको कैपिटल गेन्स मिलता है। और पोर्टफोलियो होता है रेंटल मनी जिस पर सबसे कम टैक्स होता है। तो 7 टाइप की इंटेलिजेंस होती है जो डिफरेंट माइंड के लोगों में पाई जाती है। और ये है वर्बल लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, बॉडी काइनेटिक, स्पैटियल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। और सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जहां कोई पर्सन कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद से सवाल करता है,
हाई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोगों को अक्सर ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, ही इज कूल अंडर प्रेशर। कुछ लोग इमोशनली डेवलप नहीं हो पाते, हालांकि वे फिजिकली और मेंटली डेवलप होते हैं, लेकिन ये चीज बिजनेस की दुनिया के लिए बहुत ही नुकसानदायी है, हार्मफुल है। और ऐसे लोग माइंड ग्रैस्प नहीं कर पाते, जो कि मनी ग्रैस्प करने से बेटर है, क्योंकि आपका माइंड ही आपको रिच बना सकता है, अमीर बना सकता है। आगे जानते हैं व्हाई जीनियसेस आर जेनरस। मतलब ये कि बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि वो टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, और एक ग्रेटर स्केल में स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो अमेरिकन सब फील करते हैं कि उन्हें अमेरिकन ड्रीम फुलफिल करने का पूरा हक है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी द बैटल फॉर द सोल ऑफ कैपिटलिज्म बुक से एक कोट एक्सप्लेन करते हैं कि मैनेजरियल कैपिटलिस्ट और ट्रू कैपिटलिस्ट के बीच एक मेजर डिफरेंस है। मैनेजरियल कैपिटलिस्ट बिजनेस के ओनर नहीं होते, उन्हें तो बस पेमेंट मिलती रहती है, चाहे बिजनेस लॉस में हो या प्रॉफिट में। लेकिन ट्रू कैपिटलिस्ट बिजनेस ओनर होते हैं जो फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं। स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट ज्यादातर 20 स्टूडेंट होते हैं, जिनमें से कुछ बाद में चलकर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स वो लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है और हाईली पेड होते हैं, फिर चाहे वो काम अच्छा करें या बुरा। कुछ लोग शायद ये सोचे कि अगर लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होंगे तो वे और भी ज्यादा ग्रीडी होंगे। इनफैक्ट सच्चाई इसके अपोजिट है। जब लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं तो वो ज्यादा सिक्योर फील करते हैं और अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखते हैं। कोई भी कैपिटलिस्ट ग्रीडी यानी कि लालची लोगों से बचकर नहीं जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि अगर बैड पार्टनरशिप है तो गुड पार्टनरशिप भी है। लोगों की ग्रीडी होने की वजह बेसिकली प्रॉपर स्कूल एजुकेशन ना मिल पाना है, जो मास्लो सेकंड लेवल सिक्योरिटी में फेल हो जाते हैं। और मेन प्रॉब्लम है कि जब स्कूल्स मास्लो सेकंड लेवल फुलफिल करने में फेल होते हैं तो उसका रिजल्ट होता है गरीबी में बढ़ोतरी, और फिर ये मोर लेवल ऑफ वायलेंस को बढ़ाता है। अब आगे जानते हैं पार्ट 2 इंट्रोडक्शन। क्यों ए स्टूडेंट बिजनेस लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है कि सिर्फ एक ही राइट आंसर होता है, और ये बात बिजनेस लाइफ में सच नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले नॉवेल्स जैसे क्रिश्चियन कैरोल भी यही आइडिया सपोर्ट करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपने माइंड में 2 अपोजिंग आइडियाज लेकर चलते हैं, फिर भी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। तो इस किताब का सेकंड पार्ट मेनली एजुकेशनल इंटेलिजेंस के बारे में है कि कैसे अपोजिंग आइडियाज को एक्सेप्ट करके मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट किया जाए, और उन चीजों को अप्रिशिएट करना सीखिए जो हमेशा आपको टैबू लगते रहे हैं, जिनसे आप दूर भागते रहे हैं। आगे जानते हैं अब द एंटाइटलमेंट मेंटालिटी के बारे में। जैसे बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें फूड प्रोवाइड कराने के लिए एंटाइटल है, वैसे ही हमारे स्कूल ग्रेजुएट भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट से सिक्योरिटी पाने के लिए वो एंटाइटल्ड है, यानी गवर्नमेंट ही उन्हें जॉब वगैरह प्रोवाइड कराएगी। तो ये मेंटालिटी स्कूल्स में ओरिजिनेट होती है, क्योंकि वहां पर पढ़ाने वाले टीचर्स खुद यही सोचते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बेटर लिविंग की फैसिलिटीज दी जाएगी। अब आगे जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इंटेलिजेंस। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप खुद काम करके प्रॉफिट कमाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप लोगों को हायर करते हैं और जॉब पर रखते हैं, उन्हें पे करते हैं और अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं। एक एग्जाम्पल है मूविंग द लोन। जब तक लोन काफी बड़ा नहीं है ये डुएबल है। एक बार जब ये बढ़ता जाता है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इसे करने के लिए, इसे कंप्लीट करने के लिए लोगों को हायर करें। अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना सिखाइए, और ये भी सिखाएं कि वो कैसे टीम बना सकते हैं और किस तरीके से बाकी सबकी मदद लेकर के और खुद के मिनिमम एफर्ट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। आगे जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रिपोर्ट कार्ड्स। जी हाँ, नॉर्मल सीक्वेंस कुछ यूं होता है, आप हाई ग्रेड्स के साथ स्कूल पास करते हैं, आपको एक हाई सैलरी वाली जॉब मिल जाती है, और फिर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, फिर बच्चे के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। आप फिर अपने पेरेंट्स से पैसे उधार लेते हैं और फिर रिस्क पर लाइफ का गुजारा चलता है। पे चेक से पे चेक पर डिपेंड रहते हैं। ये सब ओरिजिनेट होता है स्कूल्स में बैलेंस शीट्स के बदले इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करने से। अर्ली एज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि एसेट यानी कि संपत्ति और लायबिलिटीज का डिफरेंस पता हो, और ये पता रहे कि कैसे किसी की लायबिलिटीज किसी और के लिए एसेट बन जाती है। जैसे कि अगर आप घर के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो आपको हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है।
लेकिन बैंक के लिए ये लोन एक एसेट है, एक बड़ी संपत्ति है, क्योंकि बैंक को हर महीने पैसे मिल रहे हैं। तो अपने बच्चों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाइए। इजी चीजों से शुरू करें जो उन्हें पता हो, और उनमें इंटरेस्ट पैदा करें इस बारे में और जानने के लिए। अब आगे जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ग्रीड। हम में से बहुतों का ड्रीम होता है कि हम मिलेनियर बने। क्या आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के मिलेनियर होते हैं? फर्स्ट है नेट वर्थ वाले मिलेनियर। ये वो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी की वर्थ काफी ज्यादा होती है, लेकिन इनका कैश फ्लो उतना नहीं होता, इसलिए इन्हें डेली एक्सपेंस की फिक्र रहती है। सेकंड होते हैं हाई इनकम वाले मिलेनियर, जो हर महीने पे चेक लेते हैं और इनके पास काफी कैश रहता है, लेकिन ये फिर भी रिस्क साइड पर है क्योंकि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है। फाइनली होते हैं कैश फ्लो मिलेनियर्स। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने एसेट से कैश मिलता है और ये सच में काफी रिच होते हैं। आप अपने बच्चों को मिलेनियर्स के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से बताएं, उन्हें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझाएं, उन्हें पूरी फ्रीडम दे जो वो बनना चाहते हैं। इसी के साथ आगे जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डेट। जी हाँ, रिच बनने का एक सबसे एफिशिएंट तरीका ये है कि आप उधारी अपने फेवर में यूज करना सीखें। उधारी हैंड ग्रेनेड की तरह है, इसे केयरफुली नहीं पकड़ेंगे तो ये आपको ही उड़ा सकता है, और आपने देखा भी होगा। तो अपनी उधारी से गोल्ड बनाने के लिए आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। हालांकि रिस्क बहुत है, और जो भी उधार यूज करके रिच बनना चाहता है एक झटके में सब कुछ गवा भी सकता है। दुनिया में बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस इसीलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि लीडर्स फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। जिसे एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस पता ना हो, वो कैसे कंट्री को इकोनॉमिकली सेव कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपके बच्चे को लाइफ में एक हेड स्टार्ट और एडवांटेज देती है, जो उन्हें किसी भी टाइप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद करेगा। देखा गया है कि ऐसे बच्चे लाइफ में कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिन्हें पता रहता है कि डिफरेंट टाइप के डेट यानी कि उधारी क्या होती है और उन्हें कैसे अपने फेवर में यूज किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टैक्सेस। कुछ लोगों को लगता है कि अमीरों पर टैक्स लगाने से कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जरा ये सोचिए, आप किसी स्मार्ट बंदे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात के पूरे चांसेस है कि वो आपकी ट्रिक से बचने का कोई रास्ता भी ढूंढ निकालेगा। सेम यही टैक्सेस के साथ है, क्योंकि अमीर लोग टैक्स से बचने का कोई ना कोई लीगल तरीका ढूंढ ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन वर्ड्स। जी हाँ, वर्ड की पावर बहुत ही कमाल की होती है। वर्ड्स यानी कि शब्द इतने पावरफुल हो सकते हैं कि एक बच्चे के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं। वर्ड्स हर्ट कर सकते हैं या हील कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं या डिस्करेज कर सकते हैं। एक मिलेनियर बनना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर क्लास की अपनी लैंग्वेज होती है, इसलिए आप भी अमीरों की तरह बात करना शुरू कर दीजिए। मनी की अपनी एक वोकेबलरी होती है जो आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो मनी वर्ड्स होते हैं, इनकम, एसेट्स, किसी सेल्स पर्सन के वर्ड्स आपसे वो चीज भी खरीदवा सकते हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, और ऐसा बहुत बार शायद आपके साथ हुआ भी होगा, और ये आजकल काफी कॉमन हो गया है। फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल एडवाइजर्स में एक बड़ा फर्क है। एजुकेशन की वैल्यू बड़ी है क्योंकि एजुकेशन आपको बताती है कि क्या करने के लिए क्या स्टडी करना है, जबकि एडवाइस आपको डायरेक्टली बताती है कि क्या करना है। अपने बच्चे की वोकेबलरी एक्सपैंड करें, उसमें मनी वर्ड्स और उनकी मीनिंग को इंक्लूड करें, उन्हें वर्ड्स की अनलिमिटेड पावर के बारे में बताएं, और ये भी कि सिंपल वर्ड्स आपके थिंकिंग का तरीका चेंज कर सकती है। और फिर फाइनेंशियल लेवल को भी उन्हें सिखाए कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और अब जानते हैं अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन गॉड एंड मनी। अगर इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो बाइबल में कुछ वर्सेस है जो पैसे के बारे में बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाइबल में गरीब, मिडिल, अमीर हर क्लास के बारे में वर्सेस है। इसमें आपको जो सही लगे वो आप चूज कर सकते हैं। रिलीजन के स्पिरिचुअल और रिलीजियस साइड हो सकते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है। स्पिरिचुअल साइड लव ऑफ गॉड की बात करता है, उसके फियर की नहीं। इसमें मनी जेनरोसिटी का नतीजा है, ग्रीड का नहीं। ये चीज बिजनेस लाइफ में भी अप्लाई होती है। आपको बेटर ट्रीट करने वाले लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके अमीर होते ही आप पर लॉ सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपके प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। अपने बच्चे के साथ प्रिंसिपल ऑफ फेथ डिस्कस करें, उसे कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरोसिटी और कैसे इसे रिटर्न करना है ये भी सिखाए।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द 10 अनफेयर एडवांटेजेस ऑफ अ फाइनेंशियल एजुकेशन। अपने बच्चे को अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं तो उसे 10 यानी कि 10 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जरूर सिखाएं। पहला है अपनी इनकम को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू खो सकता है, जैसा कि 1971 के बाद में हुआ था। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि अपनी इनकम को कैसे चेंज करें तो आप कभी भी फंस सकते हैं। नंबर 2, ज्यादा जेनरस बने। ग्रीड मेनली इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। अगर आपका बच्चा पूरी तरह सिक्योर फील करेगा तो वो ज्यादा जेनरस होगा। 3, लोअर टैक्स यानी टैक्स में छूट। इसके लिए सिंपली ज्यादा जॉब प्रोड्यूस करके हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह देकर के लोगों को टैक्स में छूट दी जा सकती है, जैसा कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। 4 यानी कि चौथा है अमीर बनने के लिए डेट यानी कि उधारी को यूज करें। जैसे कि कई चैप्टर्स में ये एक्सप्लेन किया गया है कि आप अच्छे उधार का इस्तेमाल करके एसेट जमा कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। 5वां है अपनी जरूरतों को बढ़ाइए। जैसा कि अगर आप $50,000 की एक फरारी कार लेना चाहते हैं तो इसके लिए पैसा मत दीजिए, सेम अमाउंट में एक शॉप रेंट कीजिए या खरीद लीजिए और फिर उससे जो इनकम होगी उससे कार खरीद लीजिए। कुछ और एडवांटेज है जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, वेल्थ जमा करने के डिफरेंट तरीके समझें, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखें, रिटायर यंग और लॉ ऑफ कंपनसेशन यूज कीजिए। आजकल लोगों के एटलीस्ट 2 प्रोफेशन तो होने ही चाहिए, एक खुद के लिए और एक पैसा कमाने के लिए। तो अपने बच्चे को एक्सप्लेन करें कि एजुकेशन का मतलब इक्वलिटी और बीइंग फेयर होना नहीं है। उसे डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम के बारे में बताएं। उसके लिए एक एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे उसे ज्यादा लर्निंग और ज्यादा डिस्कस करने का मौका मिले। उन्हें रियल वर्ल्ड फेस करने के लिए अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। आगे है बी द फेड। अपना खुद का पैसा प्रिंट करने के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास जिससे आप अमीर बन सकते हैं? नथिंग, कुछ नहीं। ऐसा तब होता है जब आप किसी कंपनी के ओनर होते हैं और ये पब्लिक हो जाए। अगर आपको पैसा चाहिए और आपकी कंपनी पब्लिक हो तो सिंपली ज्यादा शेयर बेचें। इनफैक्ट कोई भी बिजनेस मनी प्रिंटिंग बिजनेस बन सकता है। फिर चाहे आप छोटी सी शॉप में लेमिनेट बेचे या किसी बड़ी सी पब्लिक कंपनी के मालिक हो। अपने बच्चों को अभी से बिजनेसमैन बनने के लिए एनकरेज करें। उन्हें एनकरेज करें अपने लिए टीम ऑफ एक्सपर्ट बनाने के लिए जो उनकी फ्यूचर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो मुद्दा मामला ऐसा है और फाइनल थॉट और कंक्लूजन यही है कि घर ही वो जगह है जहां बच्चा सबसे पहले सीखना शुरू करता है। अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट लविंग होम बनाए। लव एक प्रेशियस गिफ्ट है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। अपने घर को इस बहुत ही कीमती तोहफे से भर दे। फाइनेंशियल दुनिया की एक प्रॉब्लम यह है कि स्कूल्स की एजुकेशन बदलते टाइम के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही है। फॉर्चुनेटली बच्चे टाइम के साथ चेंज अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पाती। इसलिए अपने बच्चों को गेम्स के थ्रू लर्निंग कराते रहे, उन्हें हमेशा एंगेज रखें। इसके लिए एजुकेशनल गेम्स काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं जिसमें आपका बच्चा लॉन्ग टाइम तक इंटरेस्ट ले सके। लर्निंग बाय एग्जाम्पल्स यानी एग्जाम्पल देकर सिखाना शायद टीचिंग का बेस्ट तरीका है। लर्निंग को सेलिब्रेट करें और अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल सेट करें। उसे हमेशा नई नई चीजें डिस्कवर करने के लिए एनकरेज करें। इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। ये समरी आप तो आपसे मुलाकात होगी अगली समरी में। तब तक के लिए जय हिंद।